नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। इस समय हम पर्सनालिटी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले के हमने 2 वीडियो बनाए, उम्मीद है आपने ज़रूर देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको आगे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही जो भी लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो हम बनाते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। आपको ये ध्यान होगा कि हमने पहले वीडियो में व्यक्तित्व का अर्थ या व्यक्तित्व शब्द से आपको परिचय कराया था। दूसरे वीडियो में हमने व्यक्तित्व के प्रकार को बताया था। यानी हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि व्यक्तित्व के प्रकारों के अंतर्गत कि प्रकार किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं और किसके आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो लेट मत कीजिएगा, मेरे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो आप देखिएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं वो क्या क्या हैं, उनके वर्गीकरण कितने प्रकार के हैं, प्रत्येक वर्गीकरण में क्या क्या आता है। तो इसमें बताया था कि आपके मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर, यानी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर क्या क्या वर्गीकरण है, यानी अंतर्मुखी, इंट्रोवर्शन, एक्सट्रोवर्शन, बहिर्मुखी, एम्बिवर्शन और उभयमुखी। पूरा डिस्क्राइब किया था मैंने, एक्सप्लेन किया था विद एग्जाम्पल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आगे के 4 पार्ट, यानी शरीर गठन के आधार पर, आयुर्वेद के आधार पर, सांख्य दर्शन के आधार पर और समाजशास्त्रीय गुणों के आधार पर। तो हम 1 बाय 1 हम इन चारों पर डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। जब मैं बात करूंगी शरीर गठन के आधार पर, यानी व्यक्तित्व के प्रकारों की, तो यहाँ पे आपके 2 मनोवैज्ञानिक आते हैं, क्रैशमर और सेल्डन। ये 2 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शरीर गठन के आधार पर व्यक्तित्व के बारे में बताया। तो पहले हैं क्रैशमर का वर्गीकरण। तो अकॉर्डिंग टू क्रैशमर हम यहाँ पर इनके 4 टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। इन्होंने शरीर गठन के आधार पर व्यक्तित्व को 4 प्रकार का बताया। पहला है पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक एंड डायप्लास्टिक। पिकनिक को इन्होंने गोलकाय कहा और एस्थेनिक को लंबकाय, एथलेटिक को सुडौलकाय और डायप्लास्टिक को मिश्रितकाय। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम शरीर गठन की और क्रैशमर के अनुसार। तो पहले हम समझेंगे कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे। इनकी एक बुक थी, इनकी बुक का नाम था साइके एंड कैरेक्टर। तो साइके एंड कैरेक्टर इनकी बुक थी। इन्होंने उसमें बताया शरीर गठन के आधार पर व्यक्तित्व को किन वर्गों में बांटा जा सकता है। साइके एंड कैरेक्टर इनकी बुक थी, ये भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो इस बुक के अकॉर्डिंग इन्होंने व्यक्तित्व के 4 भागों को एक्सप्लेन किया। फर्स्ट है पिकनिक, सेकंड एस्थेनिक, थर्ड एथलेटिक, फोर्थ है डायप्लास्टिक। मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किसमें किस किस तरीके के व्यक्ति आते हैं। फर्स्ट है आपका पिकनिक टाइप। तो इनको गोलाकार श्रेणी में रखा जाता है। पिकनिक क्वालिटी के जो लोग होते हैं वो गोलाकार होते हैं, यानी इनके शरीर जो है छोटे होते हैं, मोटे होते हैं और गोलाकार होते हैं। इनकी गर्दन जो है छोटी होती है, मोटी होती है,
यानी सिंपली हम कह सकते हैं जो गोलू मोलू टाइप के लोग होते हैं वो आपके पिकनिक कैटेगरी में आते हैं। यानी कि ये जो व्यक्ति होते हैं वे आराम पसंद होते हैं, इन्हें हर बात हर काम में आराम चाहिए। ये मोटे होते हैं, छोटे होते हैं, इनको आराम करना, अच्छी ज़िंदगी जीना, ऐसो आराम के साथ जीना बहुत पसंद होता है। इनका कद जो है बहुत छोटा होता है, इनका शरीर जो है भारी होता है और इन्हें खाना पीना, घूमना, सोना इत्यादि बहुत ज़्यादा शौक होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये आराम पसंद होते हैं और इनको अच्छी ज़िंदगी जीने यानी लग्जरी लाइफ जीने का शौक़ होता है, इसीलिए इन्हें पिकनिक टाइप या कैटेगरी के पर्सन कहते हैं। ये खुश मिजाज होते हैं और इस तरीके के जो लोग होते हैं, कृष्ण ने ये बोला कि ये व्यक्ति जो होते हैं वे मानसिक रोगी होते हैं। उनके होने पर उत्साह विषाद के लक्षण उनमें हो सकता है। फर्स्ट है आपका पिकनिक टाइप। इनको गोलाकार श्रेणी में रखा जाता है। पिकनिक क्वालिटी के जो लोग होते हैं वे गोलाकार होते हैं, यानी इनका शरीर जो है वो छोटा मोटा और गोलाकार। इनकी गर्दन जो है छोटी होती है, मोटी होती है, यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि ये लोग जो गोलू मोलू टाइप के लोग होते हैं वो आपके पिकनिक कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये जो व्यक्ति होते हैं वे आराम पसंद होते हैं, इन्हें हर बात हर काम में आराम चाहिए। ये मोटे होते हैं, छोटे होते हैं, इनको आराम करना, अच्छी ज़िंदगी जीना, ऐसो आराम शौक़ से जीना बहुत पसंद होता है। इनका कद छोटा होता है, इनका शरीर जो है भारी होता है और इन्हें खाना पीना, घूमना, सोना इत्यादि बहुत अच्छा लगता है। ये शौकीन होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये आराम पसंद होते हैं और उनको अच्छी ज़िंदगी जीने का शौक़ होता है, इसलिए इन्हें पिकनिक टाइप या कैटेगरी के पर्सन कहते हैं। ये खुश मिजाज होते हैं और इस तरीके के जो लोग होते हैं, कृष्ण ने बताया कि ये लोग इन चीज़ों के न मिलने पर वे मानसिक रोगी भी हो सकते हैं। उनमें उत्साह विषाद के लक्षण भी दिख सकते हैं। अगर इस तरीके के लोग जो होते हैं वे आराम पसंद होते हैं, उन्हें लाइफ में कभी भी आराम न मिले या इनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसी कंडीशन में ये अपने आप को मेंटल सेटअप नहीं कर पाते हैं और उत्साह विषाद से ग्रसित हो जाते हैं। ये मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इनको जो है विषाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ये आराम पसंद व्यक्ति होते हैं और अगर इन्हें आराम नहीं मिलता है तो या लग्जरी लाइफ नहीं मिलती है तो ये बहुत ज़्यादा विषाद की स्थिति में पड़ सकते हैं। कहने का मीन्स है मानसिक रूप से भी पीड़ित हो सकते हैं। तो ये आते हैं पिकनिक कैटेगरी के लोग। सेकंड आते हैं एस्थेनिक टाइप की। तो कृष्ण के अकॉर्डिंग लंबकाय श्रेणी में पिकनिक के बाद जो एस्थेनिक टाइप होता है उसमें जो है लंबकाय या जो व्यक्ति लंबे होते हैं वो आते हैं। यानी कि ये व्यक्ति जो होते हैं वो लंबे होते हैं, दुबले पतले होते हैं, इनकी जो मांसपेशियां हैं वो अविकसित होती हैं, साथ ही इनका शरीर लंबा होता है और बहुत ही दुबले पतले होते हैं। जहाँ पर चीज़ें आपको नोट करने वाली हैं, इनकी जो मांसपेशियां हैं वो अविकसित होती हैं। शरीर इनका लंबा होता है, दुबला पतला होता है, मीन्स पूरी तरीके से इनका शारीरिक विकास नहीं होता है, इसलिए हम इन्हें सुडौल नहीं कह सकते। लंबे होते हैं इसलिए लंबकाय श्रेणी में आते हैं। जो इनका वजन होता है वो भी अपेक्षाकृत कम होता है, यानी किसके अकॉर्डिंग? एज के अकॉर्डिंग, इनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग इनका वजन कम होता है। ये आपने देखा भी होगा कि एज बहुत ज़्यादा हो जाती है बट बहुत ज़्यादा दुबला पतला इंसान होता है, लंबा होता है और ऐसे लोग लंबकाय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम सीजॉइड टाइप के लोग कहते हैं।
यानी इन्हें हम सीजॉइड कैटेगरी में रखते हैं, इन्हें सीजॉइड पर्सन भी हम कहते हैं। थर्ड है, अगर हम बात करें एथलेटिक्स की यानी सुडोलकाय, तो क्लियर होगा, यानी जिसमें किसी तरीके का कोई कमी ना हो, न ही ज़्यादा लंबे हों, न ही ज़्यादा छोटे हों, न ही ज़्यादा पतले हों। ये एकदम सुडौल आकार के व्यक्ति होते हैं, इसलिए इन्हें सुडौलकाय कहा जाता है। इन्हें ऐसे भी हम कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि जो एथलेटिक्स होते हैं, यानी जो प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो कैसे होते हैं? सुडौल होते हैं, उनका शरीर सुसंगठित होता है और वो सुडौल होते हैं, हष्टपुष्ट होते हैं, कहीं से भी कोई कमी नहीं होती है, मानसिक तौर पे भी, शारीरिक तौर पे भी। तो ये व्यक्ति सुडौल कहे जाते हैं। इनकी जो मांसपेशियां होती हैं, यहाँ मैंने बताया था कि अविकसित, बट इस कैटेगरी में यानी यहाँ पर इनकी मांसपेशियां विकसित होती हैं, वो भी पूर्ण रूप से, यानी जो एथलेटिक टाइप्स के व्यक्ति होते हैं उनकी मांसपेशियां पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, और जो अस्थानिक होते हैं उनकी मांसपेशियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं। इनमें कहीं भी कोई कमी नहीं होती है, मानसिक रूप से भी ये पूरी तरह से स्ट्रांग होते हैं, शारीरिक रूप से भी सुडौल होते हैं। शारीरिक कद, हाइट की बात करें तो उसकी दृष्टि से भी ये बहुत अच्छे होते हैं। उम्र के अकॉर्डिंग इनका शारीरिक कद जो होता है वो एकदम फिट होता है, वजन भी एकदम फिट होता है। तो ये हर तरीके से परफेक्ट होते हैं, ये हर तरीके से फुलफिल करते हैं अपने आप को, और इसीलिए इनको एथलेटिक टाइप्स के पर्सन कहा जाता है। क्योंकि ये हर तरीके से फुलफिट होते हैं, तो इसीलिए वो हर जगह एडजस्ट भी हो जाते हैं, इन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, मेंटली भी फिट होते हैं, फ्रेश होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा सबसे अच्छी कैटेगरी मानी जो गई है पर्सनालिटी के बारे में, वो सबसे ज़्यादा अच्छी कैटेगरी एथलेटिक टाइप के पर्सन को ही मानी गई है। फोर्थ है डायप्लॉस्टिक। ये जो व्यक्ति होते हैं जिनमें पिकनिक, स्थानिक, एथलेटिक तीनों की क्वालिटी पाई जाती है, यानी गोलाकार, लंबाकार, सुडौलकार, तो ये तीनों के गुण इसमें पाए जाते हैं, यानी कि तीनों तरीकों का गुण समायोजन इनके अंदर होता है। किसी भी तरीके की व्याख्या करने में, कोई भी बात बताने में, कुछ भी एक्सप्लेन करने में, किसी का भी आप कुछ भी बोलिए कहने को तो ये तैयार हो जाते हैं, किसी का भी काउंसलिंग करने के लिए ये रेडी रहते हैं, तत्पर रहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने में भी ये तत्पर रहते हैं। और जिस एक व्यक्ति में तीनों गुण पाए जाएंगे, डेफिनेटली इन तीनों से तो अच्छे ही होंगे। यानी अगर प्रीवियस 3 कैटेगरी की बात की जाए तो उसमें तो एथलेटिक, लेकिन अगर ऑल ओवर बात की जाए तो सबसे बेटर पर्सनालिटी होती है डायप्लॉस्टिक की, क्योंकि इसमें तीनों के गुण पाए जाते हैं। तो जो डायप्लॉस्टिक पर्सनालिटी है वो तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये आपके क्रेशमर के अनुसार 4 वर्गीकरण और उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे व्यक्ति आते हैं, इसको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सेल्डन के अकॉर्डिंग की, कि इन्होंने व्यक्तित्व को शरीर गठन के आधार पर ही अलग अलग प्रकार बताया, और शरीर के 3 प्रकार होते हैं। तो वो कौन कौन से प्रकार होते हैं उसको मैं आगे 1 बाय 1 डिस्कस करूँगी। तो क्रिश्चियन ने बताया कि जो हमारे प्रकार होते हैं शारीरिक गठन के आधार पर, वो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन सेल्डन ने 3 प्रकार बताए। आइए हम इन तीनों प्रकारों को समझते हैं। इनके अंतर्गत किन किन तरीके के व्यक्तित्व के लोगों को रखा गया है। सेल्डन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सेल्डन ने जो थ्योरी दी है उसे हम सिमेटोटाइप थ्योरी कहते हैं। मीन्स इन्होंने जो वर्गीकरण किया है वो एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक, गोलकाय, लंबकाय और सुडौलकाय, 3 तरह के व्यक्तित्व में इन्होंने अपने वर्गीकरण को एक्सप्लेन किया है। मीन्स इन्होंने जो वर्गीकरण दिया है वो एंडोमॉर्फिक,
एक्टोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक, गोलकाय, लंबकाय, सुडौलकाय। 3 तरह के व्यक्तित्व में इन्होंने व्यक्ति को बांटा है और वर्गीकृत किया है। अगर एंडोमॉर्फिक की बात की जाए तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है कि एंडोमॉर्फिक यानी गोलकाय चीज़ें वही हैं जो क्रेस्चमर का क्लासिफिकेशन था, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, बट क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण अलग है। बस हमें ये याद रखना पड़ेगा कि क्रेस्चमर ने हमें 4 टाइप्स बताए हैं और शेल्डन ने हमें 3 टाइप्स बताए थे। साथ ही साथ कौन कौन से बताए थे, उनके नाम और उनके प्रकारों को हमें अलग अलग याद करना पड़ेगा। उनके अलग नाम थे और पिकनिक, स्थैनिक, एथलेटिक एंड डाइप्लास्टिक, और इनके नाम भी अलग हैं, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक। वर्गीकरण में जो मैंने चीज़ें वहाँ पर बताई थी, गोलकाय, लंबकाय, सुडौलकाय, वही वर्गीकरण यहाँ भी है, वही चीज़ें भी यहाँ से निकल के आ रही हैं सेम। तो गोलकाय छोटे मोटे, कद छोटा होता है, खुशमिजाज होते हैं, आराम पसंद होते हैं, गोलू मोलू होते हैं, वे सारी चीज़ें बिल्कुल गोलाकार जैसी ही होंगी। इसी तरीके से खाने पीने के शौकीन होते हैं, आराम पसंद होते हैं इत्यादि। देखिए गुण वही है, बस यहाँ पर हमें वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन देखना है। एक्टोमॉर्फिक लंबकाय होते हैं, इनका शरीर लंबा होता है, मांसपेशियाँ अविकसित होती हैं, दुबले पतले होते हैं, शरीर से लंबे होते हैं, पूरी तरीके से विकसित नहीं होते, वज़न कम होता है, ये शारीरिक दृष्टि से अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं। चीज़ें आपकी वही सब आ रही हैं। और मेसोमॉर्फिक जो होता है उस सुडौलकाय होता है, जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो सभी यहाँ पर आ जाते हैं, इसलिए इन्हें मेसोमॉर्फिक या सुडौलकाय व्यक्तित्व वाले कहा जाता है, क्योंकि इनका शरीर सुडौल होता है, हष्टपुष्ट होता है, स्वभाव से बहुत ही अच्छे व बहुत ही ज़्यादा फुर्तीले होते हैं। ठीक है, तो इनका वही वर्गीकरण हो गया जो पहले हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था। तो जो गुण उनके अंदर थे वही गुण यहाँ पर भी हैं, बस थोड़ा सा उनके वर्गीकरण का तरीका अलग था और यहाँ पर वर्गीकरण का तरीका अलग है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इनकी थ्योरी में सिमेटोटाइप फैक्टर है। इनकी थ्योरी को हम सिमेटोटाइप थ्योरी कहते हैं, यानी इनके 3 वर्गीकरण हैं। आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और नेक्स्ट वन इज आयुर्वेद के आधार पर। देखिए, आयुर्वेद के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण हम देखते हैं यहाँ पर कि इसकी क्या क्या टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन है। तो आयुर्वेद के आधार पर तो यहाँ पर आपके 3 तरह के प्राणी की बात की जाती है, वात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान। तो ये मैं आपको बहुत डीप में स्टडी करा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि शायद आपको किसी भी पर्सन ने या किसी ने इस तरीके से एक्सप्लेन किया होगा। ये मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेन करूँ, जो भी जहाँ से मैटर है सब इंक्लूड करूँगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको कहीं कुछ देखने की ज़रूरत है। इतना मैटर यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको किसी भी बुक से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही किसी अदर यूट्यूब चैनल पर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आयुर्वेद के अनुसार हम बात करेंगे तो वात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान। वात प्रधान जो लोग होते हैं वो मोटे प्रकृति के यानी जो मोटे होते हैं वो वात प्रधान के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इस तरीके के व्यक्तियों में वायु की प्रधानता पाई जाती है और ये व्यक्ति मोटापे से ग्रसित होते हैं, इसलिए इनको वात प्रधान व्यक्ति कहा जाता है। इनके शरीर में दर्द की समस्या रहती है। आपने सुना होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें वात की प्रॉब्लम होती है, तो वो यही व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट है पित्त प्रधान। ये जो व्यक्ति होते हैं उनमें पित्त की प्रधानता होती है। पित्त की प्रधानता के कारण ये क्रोधी होते हैं, इसी कारण ये छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, बहुत जल्दी आपे से बाहर हो जाते हैं। इन व्यक्तियों के ये दोष होते हैं। तो क्लियर है, ये क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, इसलिए इनमें पित्त की प्रधानता पाई जाती है।
नेक्स्ट है कफ प्रधान व्यक्ति। तो ये व्यक्ति दुबले पतले, शरीर से कमज़ोर होते हैं और कफ की प्रधानता के कारण ही इनको हम कई बीमारियों से ग्रसित पाते हैं, जैसे खांसी, जुकाम इत्यादि बहुत ज़्यादा इनमें पाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि खांसी जुकाम में क्या होता है, कफ ही तो ज़्यादा बनता है। तो कफ प्रधान जो व्यक्ति होते हैं उनको खांसी जुकाम इस तरीके की बीमारियां होती हैं, तो बहुत जल्दी हो जाती हैं और ये अक्सर इस तरह की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। इनका शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित रहता है। ठीक है, तो ये तीनों ही में कुछ न कुछ प्रॉब्लम पाई जाती है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार है। और आयुर्वेद का काम क्या होता है, जब आप बीमार होते हो तो कहते हो कि आयुर्वेद की दवा ले रहे हैं या दवा चला रहे हैं, तो इसका काम क्या है, आपको सही करना। तो आयुर्वेद में व्यक्तित्व को उनके शरीर में जो दोष पाए जाते हैं, जो कमियां हैं या जिसकी प्रधानता होती है, उसके कारण जो दोष पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो कमियां पाई जाती हैं व्यक्ति में, उसके अकॉर्डिंग व्यक्तित्व को डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी उसी प्रकार के व्यक्ति जो कमी है उसी प्रकार के व्यक्तियों को बताया गया है। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन के आधार पर। ये फोर्थ है आपका, सांख्य दर्शन के आधार पर। तो देखते हैं सांख्य दर्शन के आधार पर व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है सतोगुण, संत, रजोगुण, कर्म, तमोगुण, क्रोधी। आपने 3 गुण सुना होगा, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सांख्य दर्शन किसने दिया था, तो ये कपिल मुनि ने दिया था। तो इस वर्गीकरण को कपिल मुनि ने दिया था। ओके, सतोगुण के अंतर्गत हम चलते हैं तो उनमें संत प्रवृत्ति के व्यक्तियों को रखा गया है, जिनकी प्रवृत्ति संतों के समान होती, यानी इनका जो स्वभाव होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, इनके आचरण बहुत अच्छे होते हैं, ये संस्कारी होते हैं, शांत प्रिय होते हैं, ये इनके गुण हैं। शांत स्वभाव के होते हैं, आचरण अच्छा होता है, संतों की संगति इनको अच्छी लगती है, खुद भी संत स्वभाव के होते हैं और ये हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, परहित के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो ये आते हैं सतोगुण के अंतर्गत। रजोगुण की बात यदि हम करें इसी के अंतर्गत, तो हम देखते हैं कि रजोगुण के अंतर्गत कर्म की प्रधानता पाई जाती है, यानी ये काम करने वाले बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, यानी ये व्यक्ति काम पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, एक कर्म प्रिय होते हैं, यानी इन्हें लगता है कि काम करेंगे तो हमें रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि कर्म ही पूजा है, ऐसा विश्वास रखते हैं। जो रजोगुण के व्यक्ति होते हैं वे कर्म को बहुत ज़्यादा प्रधान मानते हैं, ये गृहस्थ जीवन में विश्वास रखते हैं, इनको जो गृहस्थ जीवन जो होता है बहुत अच्छा लगता है, यानी ये संत नहीं बनना चाहते, गृहस्थ जीवन में ही विश्वास रखते हैं, ये सामाजिक जीवन में विश्वास रखते हैं और कर्म में विश्वास रखते हैं। ये कर्मशीलता पर बल देते हैं और कर्म हम जितना करेंगे उतना ही अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा ही दूसरों को भी आश्वासन देते हैं। ये काफ़ी हद तक सही भी है कि आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही आपको प्रतिफल या रिजल्ट मिलता है। ये बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं, बातूनी होते हैं, सामाजिक होते हैं। उसके बाद आता है तमोगुण। ये बहुत ही खतरनाक टाइप के पर्सन होते हैं, क्रोधी, झगड़ालू, चिड़चिड़े होते हैं, समाज से कटे रहते हैं और छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। आपके तमोगुण के अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं, अभी मैंने बताया, क्रोधी होते हैं, झगड़ालू होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, इनको आप कह सकते हैं कि ये दूसरों को कष्ट देने वाले व्यक्ति होते हैं, इनको दूसरों को कष्ट देने में बड़ा मज़ा आता है। जो तमोगुण वाले व्यक्ति होते हैं दूसरों को कष्ट देते हैं, किसी को परेशान करते हैं, गलत बात बोलते हैं, शब्द गलत बोलना, क्रोध करना, परेशान करना, ये सब इनकी हैबिट में शामिल होता है। तमोगुण वाले क्रोधी, दूसरों को परेशान करने वाले व्यक्ति होते हैं।
तो ये था आपका सांख्य दर्शन के अनुसार। अब लास्ट आता है आप समाजशास्त्री गुणों के आधार पर। तो यहाँ हम बात करते हैं समाजशास्त्री गुणों के आधार पर सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तथा कलात्मक की। तो फर्स्ट है सैद्धांतिक। इनकी बात करें तो जो लोग सैद्धांतिक आदर्शवादी व्यक्तित्व के होते हैं वो आपके सैद्धांतिक व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। यानी जो भी दार्शनिक व्यक्तित्व के होंगे, मैं आपको दार्शनिक कैसे होते हैं ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आदर्शवादी यानी किसी भी आदर्श को मानने वाले, मीन्स जो नियमों पर चलते हैं, संस्कारों पर चलते हैं, पुरानी मान्यताओं को मानते हैं, वे आदर्शवादी व्यक्तित्व कहलाते हैं। तो सैद्धांतिक के अंतर्गत इन दो तरह के व्यक्तित्व आ जाएंगे। दूसरा है आपका आर्थिक, जो धन के लिए ज़्यादा काम करते हैं या जिनका जो काम होता है वो धन के इर्द गिर्द ही रहता है, जैसे व्यापारी, व्यवसायी यानी बिजनेसमैन। जो इस तरह के व्यक्ति आर्थिक व्यक्तित्व की श्रेणी में आते हैं, जो व्यापारी है और व्यवसायी है। थर्ड है सामाजिक। इसमें नेता हैं, वकील हैं, ये सभी सामाजिक व्यक्तित्व के होते हैं। ये नेता जो है, वकील जो है, ये क्या, ये आपके सामाजिक व्यक्तित्व में ही तो आएंगे। तो इन्हीं ये लोग क्या करते हैं, ये लोगों के बीच में रहना, बोलना, बात करना, ये सभी सामाजिक व्यक्तित्व के लोगों का गुण होता है। तो इसीलिए सामाजिक व्यक्तित्व के अंतर्गत आएंगे। मैंने सभी बातों को डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट है राजनैतिक। जो राजनेता होता है यानी जो नेतागिरी करते हैं, राजनीति करते हैं, उसमें आपका नेता आ गया, मंत्री आ जाएगा। ये जो लोग होते हैं ये किस टाइप के व्यक्ति होते हैं, ये राजनैतिक व्यक्तित्व वाले कहलाते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक। धार्मिक के हिसाब से जो धर्म में विश्वास रखते हो, जैसे पुजारी है, पंडित है, मंदिर में आस्तिक यानी जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो, ईश्वर को मानने वाला हो, तो ये आपके धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। फिर आपका कलात्मक, जैसे कवि, कला को देखने वाला, कला को मानने वाला, हर वस्तु को कला की दृष्टि से देखने वाला, तो हो जाएगा कलात्मक। जिसको हर चीज़ कला दिखे, सृजनात्मकता दिखे हर चीज़ में, वो नई तरीके से उस चीज़ को देखता है। जो कवि होता है एक फूल पर भी कविता लिख देता है, किसी भी चीज़ पर कविता लिख देता है। क्यों? क्योंकि उसमें कलात्मकता का गुण होता है, हर चीज़ को वो कला की दृष्टि से ही देखता है, तो ये कलात्मक के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये था आपका सामाजिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो हम लोगों ने व्यक्तित्व के प्रकारों के अंतर्गत इन सभी टाइप्स को आज कंप्लीट कर लिया और मैंने बहुत ही डीप से आपको इन चीज़ों को बताया। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि कोई कन्फ्यूज़न होगा तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा। कमेंट्स बॉक्स में यदि आपने रिप्लाई किया तो मैं निश्चित ही उसका आंसर दूंगी। और आई होप आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।